नमस्कार दोस्तों। किरण बाई की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। एक बहुत ही भावुक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके सभी पार्ट अवश्य देखें। दोस्तों, जिंदगी के रास्ते इतने भी आसान नहीं होते। कभी कभी तो बहुत ही टेढ़े मेढ़े और पथरीले रास्तों से होकर हमें गुजरना पड़ता है। और यही सब हो रहा था विराज और अनीता की जिंदगी में। विराज ने अपने चैम्बर में पहुंचते ही डोंट डिस्टर्ब का फरमान जारी कर दिया और अपने चेयर पर पीछे की ओर सिर टिकाकर आंखें बंद करके बैठ गया। बंद पलकों में भी बस अनीता का ही चेहरा घूम रहा था। उसी के ख्यालों में खोया था। अनीता उसकी कुर्सी पर पीछे खड़ी अपनी टुड्डी विराज के सिर पर टिकाकर उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए उसके कान में हौले से बोली, मैंने कहा था ना, शादी के बाद आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। देखिए, मैं तो आपके पास ही हूँ। फिर आप क्यों उदास हैं? विराज ने मुस्कुरा कर कहा, तुम मुझे ऑफिस का काम नहीं करने दे रही हो ना? रुक जाओ, अभी तुम्हें बताता हूँ। अनीता भागने को हुई। विराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में गिरा लिया और अपनी बाहों में कसते हुए बोला, अब बताइए मिसेस विराज सिंह, ऑफिस के काम में बाधा डालने के लिए आपको क्या सजा दी जाए? अनीता विराज के गाल को चूमते हुए बोली, अभी के लिए इतना ही काफी है। और वह विराज की बाहों से खुद को छुड़ाकर भागने लगी। विराज उसे पकड़ने के लिए बाहें फैलाकर आगे बढ़ते हुए बोला, ये चीटिंग है जान, सजा मुझे देनी थी। वह आगे बढ़ा तो विराज की आंखें खुली और उसका सपना टूट गया। अनीता को पकड़ने के लिए उसकी खाली बाहें खुली थीं। उसकी जान तो दूर जा चुकी थी। उसने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था कि अनीता को वह अपने दिलो जान से चाहता है। अचानक ही वह उससे इतनी दूर चली जाएगी और वह खड़ा देखता रह जाएगा। वह सोचने लगा, अपनी सुहाग रात वाले दिन यदि वह अपने दोस्तों के कहने पर शराब ना पीता, उन्हें सख्ती से मना कर देता, तो आज उसे यह दिन ना देखना पड़ता। उसे अपनी अनीता से दूरी ना सहनी पड़ती। जिंदगी में कभी कभी ना कहना भी कितना जरूरी होता है, ये वो आज समझ पाया था, जब समय तो रेत की तरह उसके हाथ से फिसल गया था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया कि रिश्तों को लेकर वह इतना सॉफ्ट क्यों हो जाता है। वो क्यों किसी को मना नहीं कर पाता, खासकर जब बात उसकी मम्मी की या उसके दोस्तों की हो। शराब के नशे में पहली ही रात उसने अपनी पत्नी रागनी के बारे में जाने क्या क्या कह दिया कि अनीता के दिल को इतनी ठेस पहुंची और वह उससे दूर चली गई। मिलन की पहली ही रात उसकी पत्नी के दिल में दरार पड़ गई थी। उसका दिल तड़प रहा था, कैसे सब कुछ ठीक कर पाएगा। उसकी पलकों पर आंसू की एक बूंद आकर ठहर गई। सगाई के बाद दोनों ने बड़ी शिद्दत से अपनी शादी का इंतजार किया था कि कब वह दिन आएगा और दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। एक दूसरे की याद में कितनी ही रातें उन्होंने जाग कर काटी थी। कितनी बार फोन पर बात करते करते पूरी रात गुजर गई थी। लेकिन शादी के बाद दोनों मिले तो पहली ही रात जाने कैसे सब कुछ बिगड़ गया। आज उनकी जिंदगी की नाव ऐसे भंवर में फंस गई कि कोई किनारा ही नहीं नजर आता। वह सोच रहा था, अनीता अपने भैया के साथ दिल्ली चली गई थी। वह सोच में पड़ गया, मैंने तो अपने प्यार की गहराई को समुद्र की तरह गहरा समझा था, पर यह तो समुद्र के किनारे की रेत की तरह निकला जो एक झटके में ही दरक गया। लेकिन मैं अपने प्यार के आशियाने को इतनी आसानी से मिटने नहीं दूंगा। अनीता से अपना रिश्ता किसी भी हालत में मैं टूटने नहीं दूंगा। मैं खुद अपनी अनीता को मना लूंगा। एयरपोर्ट से विराज अपने गांव हवेली पर नहीं गया, बल्कि सीधे अपने लखनऊ के बंगले पर पहुंचा और तैयार होकर ऑफिस चला गया। ऑफिस में उसे इस तरह से अचानक आया देखकर सारे कर्मचारी चौंक गए और आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। एक ने कहा, विराज सर की छुट्टियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, फिर सर इतनी जल्दी ऑफिस कैसे आ गए? दूसरे ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो उनके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है,
और यह है कि बेचारे काम पर चले आए। अगले ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, मैडम साहिबा वकील है ना, बिना दलील के पास भी नहीं आने देती होंगी। बेचारे क्या करते। सब मुस्कराने लगे। एक लड़की ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, अभी तो इनका हनीमून भी पूरा नहीं हुआ होगा। पहले वाला कर्मचारी बोला, आपको बड़ी चिंता है सर के हनीमून की। तो सभी लोग अपना मुंह दबाकर हंसने लगे। एक समझदार कर्मचारी ने कहा, बकवास बंद करें और अपने ख्याली घोड़े को जरा लगाम लगाएं। बड़े अधिकारी हैं, क्या भरोसा कोई बहुत जरूरी काम आ गया हो और मंत्री जी ने तुरंत तलब किया हो। लड़की ने आह भरते हुए कहा, अरे यार, लेकिन हमारे विराज सर को उनके हनीमून से वापस नहीं बुलाना था। बस ऐसे ही सारे कर्मचारी धीरे धीरे फिरकी कसते हुए आनंद ले रहे थे। बात ही ऐसी थी, अपनी शादी के चौथे दिन ही उनके बॉस ऑफिस में आ धमके थे। अपने चैम्बर में विराज चुपचाप आंखें बंद किए उदास बैठा था। तब तक उसके फोन की घंटी बजी। उसने देखा तो पापा का फोन था। उधर से सहदेव ने कहा, बेटा ऑफिस पहुंच गए। विराज ने उत्तर दिया, जी पापा। सहदेव ने कहा, परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। अनीता से बात करते रहना। मैं भी उसके पापा से बात करूंगा और उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। विराज ने कहा, पापा ना जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने वाले मम्मी पापा, इतनी दौलत पद प्रतिष्ठा, सब कुछ है, लेकिन जीवन साथी के प्यार के मामले में मुझे कंगाल ही बना दिया। सहदेव ने कहा, ऐसा मत कहो बेटा, अनीता तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम भी तो उसके बिना नहीं रह सकते। बस कुछ दिन के लिए ये परेशानियों के बादल छाए हैं, जल्दी ही छट जाएंगे। फिर तुम्हारी जिंदगी में भी प्यार के उजाले भर जाएंगे। विराज का पीए कुछ पेपर साइन करवाने आ गया था, इसलिए उसने पापा से कहा, पापा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। उधर दूसरी तरफ अनीता के मम्मी पापा अपने घर में बड़ी बेचैनी से और घबराहट से अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे। उनके लिए बहुत बड़ी चिंता थी कि उनकी प्यारी बेटी अपनी शादी के दूसरे दिन ही ससुराल से नाराज होकर मायके वापस आ रही थी। अनीता की मम्मी बार बार अपनी भीगी हुई पलकों को पोंछ लेती थीं। अनीता के पापा ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, आप इतना परेशान हो जाएंगी तो आपकी भी तबीयत बिगड़ जाएगी। धैर्य रखिए, हम सब मिलकर सब ठीक करने की कोशिश करेंगे। अनीता की मम्मी ने कहा, कैसे धैर्य रखें जी, जिस माँ बाप की बेटी शादी के दूसरे दिन ही ससुराल से वापस आ गई हो, उन पर क्या गुजरती है यह तो बस बेटी के माँ बाप ही समझ सकते हैं। पापा ने कहा, इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर लें। अनीता और विराज के बीच में थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। शांति से बैठकर दोनों सोचेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अनीता की मम्मी नाराजगी से बोली, इसे आप थोड़ी सी गलतफहमी कहते हैं। बेटी ससुराल से वापस आ रही है, लोग क्या कहेंगे, ये भी कभी सोचा है आपने। पापा बोले, लोगों की मैं परवाह नहीं करता, और फिर वह अपनी मर्जी से वापस आई है श्रीमती जी, उसे किसी ने घर से नहीं निकाला है। मम्मी ने कहा, आप कब समझेंगे, एक छोटी सी गलतफहमी रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देती है। वह गुस्से में कहने लगी, सारी गलती विराज की है। सुहाग रात को अपनी पत्नी से अपनी प्यार की डोर मजबूत करने की बजाय अपनी पहली पत्नी के लिए आंसू बहा रहा था। इतना ही प्रेम था उससे तो छोड़ा ही क्यों, और मेरी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद की। झूठ बोलकर मेरी बेटी को फुसला लिया। हाय मेरी फूल सी बच्ची, इतना दुख कैसे बर्दाश्त करेगी। और वह कहकर रोने लगी। अनीता के पापा ने कहा, बेकार की बातें मत करो और बात का बतंगड़ भी मत बनाओ। विराज अनीता से बहुत प्यार करता है और पहली पत्नी तो उसका कोई वास्ता नहीं है। उसने किसी से भी कोई झूठ नहीं बोला। नशे में कही गई बात को बिना पूरी तरह से समझे अनीता खामख्वाह गलत फहमी पाल बैठी है। अनीता की मम्मी गुस्से में आपे से बाहर हो रही थी।
मैं तो पहले ही इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। मुझे शक था कि जाने क्यों विराज ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया होगा। आप तो बेटी के पिता हैं, ऐसे घर में बेटी का रिश्ता करने से पहले क्या आपको पूरी छानबीन नहीं कर लेनी चाहिए थी? अनीता के पापा ने कहा, बस अब आप एकदम शांत हो जाइए और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अनीता को विराज के खिलाफ भड़काना भी नहीं है, बल्कि समझा बुझाकर उसे शांत करना है। अनीता अपने भैया के साथ घर पहुंच चुकी थी। बड़ी देर तक सारी बातों पर विस्तार से चर्चा होती रही। अंत में अनीता के भैया ने कहा, पापा आप बेटी के पिता हैं तो क्या हुआ, उन लोगों के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं देखूंगा कि विराज मेरी बहन के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। अनीता की मम्मी तो पहले से ही गुस्से में उबल रही थीं। कहने लगीं, विराज कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है कि उसके दोस्तों ने उसका मुंह पकड़कर शराब पिला दिया और वह देवदास बनकर रोने लगा। पहले से ही वह शराब का आदी होगा, तभी तो अपनी शादी की पहली रात में भी अपने को रोक ना सका। अनीता के पापा ने अपनी पत्नी को गुस्से से घूरते हुए कहा, अनीता को ले जाकर अब कुछ खिलाओ पिलाओ। अनीता चुपचाप अपने कमरे में चली गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। अपनी बहन की हालत देखकर उसके भैया ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया था कि अब मैं विराज को अपनी बहन के सामने उसके घुटने पर ना बिठा दिया तो मेरा नाम भी नहीं है। अनीता सब कुछ अपने कमरे में सुन रही थी, कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। भावनाओं का आवेग कुछ कम होगा तो शायद कुछ सोच पाए, अभी तो वह बस सुबक रही थी। इधर लखनऊ में भी सहदेव की हवेली में एक बवंडर आया हुआ था। कामनी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। पूरी हवेली को उसने अपने सिर पर उठा रखा था। सारे नौकर चाकर तो बेचारे वैसे ही कामनी के आगे सहमे रहते थे। आज तो वह घायल शेरनी की तरह तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, क्योंकि उसकी नई नवेली बहू अनीता बिना उससे पूछे अपने भाई को बुलाकर उसकी मर्जी के खिलाफ अपने मायके चली गई थी। सहदेव बैठक में चुपचाप अखबार पढ़ रहे थे। कामनी गरज रही थी, उसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बताए बिना अपने पिता से बात करके और अपने भाई को बुला लिया। हवेली के मान सम्मान की उसे जरा भी परवाह नहीं है। उसकी इस हरकत से तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वह एक बड़े खानदान की समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है। सहदेव ने कहा, पढ़ी लिखी लड़की है, इसीलिए उसने कोई हंगामा नहीं खड़ा किया। बात अधिक न बढ़ जाए, इसलिए उसने खुद को और विराज को सोचने समझने का थोड़ा वक्त दिया। कामनी अपने गुस्से पर काबू नहीं पा रही थी। चिल्लाते हुए बोली, उसके ऊपर कौन सा मुसीबतों का पहाड़ गिर पड़ा था। छोटी सी बात थी, दोनों पति पत्नी मिलकर सुलझा सकते थे, लेकिन नहीं जी, वह तो वकील साहिबा ठहरी, पूरी जिरह करेंगी, ऐसे कैसे बात खत्म होगी। सहदेव जी शांत स्वर में बोले, उस बेचारी को क्यों कोस रही हो, गलती तो तुम्हारे बेटे से हुई है। जो नादानी उसने की है, उसकी माफी इतनी आसान नहीं होती। कामनी ने फिर दहाड़ते हुए कहा, लड़का है, वो ब्याह कर बीबी के घर नहीं गया है, बल्कि बीबी ब्याह कर मेरे बेटे के घर आई है। थोड़ा बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। सहदेव ने व्यंग से कहा, तुम भी तो ब्याह कर हमारे घर आई थी, तुमने कितना बर्दाश्त किया कामनी। सहदेव ने तो जैसे शेरनी की पूंछ पर पैर रख दिया था। वह सहदेव को गुस्से से घूरते हुए बोली, तुम तो अपनी ही शादी का पिटारा खोलकर बैठ जाते हो, यहाँ तुम्हारी बात नहीं हो रही है। फिर आंखों में आंसू भरकर बोली, मैंने इस घर को कितना दिया है, इसकी भी कोई गिनती है तुम्हारे पास। सहदेव समझ गए थे कि ऐसे तो यह और भड़कती जाएंगी, इसलिए चुपचाप उठकर बाहर लॉन में चले गए। इधर विराज लखनऊ के बंगले में परेशानी से इधर उधर टहल रहा था। उसकी परेशानी का कारण इस समय अनीता का भाई था। विराज ने अनीता को फोन लगाया तो फोन उसके भैया के पास था। उसने ही विराज का फोन रिसीव किया। विराज ने कहा, नमस्कार भाई साहब, आप लोग कैसे हैं, अनीता कैसी है। तो फिर अनीता के भाई ने आवाज में कड़वाहट घोलते हुए कहा, जैसी वापस भेजा था आपने वैसी ही है। विराज ने कहा, अनीता से मेरी बात करा दीजिए प्लीज।
अनीता के भैया गुस्से में बोलिए, देखिए मिस्टर विराज, आपकी शादी कोई लव मैरिज तो थी नहीं कि सारा फैसला आप खुद कर लेंगे। अनीता के माता पिता और भाई उसकी जिंदगी में खास जगह रखते हैं। हम उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे कि उसे जिंदगी भर पछताना पड़े। विराज ने कहा, भाई साहब शांति से बात करते हैं, बात इतनी बड़ी नहीं है, अनीता को मैं समझा लूंगा। भाई गुस्से में बोला, अपने घर पर ही क्यों नहीं समझा पाए? विराज ने शांति से कहा, अनीता ने समय ही नहीं दिया। फिर मैंने सोचा अपने घर जाकर थोड़ा शांत हो जाएगी तो मैं सारी बातें उसके आगे क्लियर कर दूंगा। भैया बोले, नहीं साहब, आपकी मम्मी ने समय नहीं दिया आप लोगों को साथ बैठकर बात करने का। अनीता के प्रति उनका रवैया नोटिस किया आपने? विराज ने कहा, प्लीज मेरी मम्मी को बीच में मत लाइए। अनीता के भाई ने कहा, वह तो शुरू से ही आपकी जिंदगी के बीच में ही है विराज साहब। विराज ने गंभीरता से पूछा, आपसे किसने कहा? अनीता के भैया ने कहा, मैंने जिंदगी भर घास नहीं छीली है, वहीं बैठा सब कुछ अपनी आंखों के आगे देख भी रहा था और समझ भी रहा था। आपकी मम्मी अनीता से ऐसे बातें करती हैं जैसे कि वह जेलर हो और अनीता उस हवेली में कैदी हो। विराज को अपने साले साहब की बातें बहुत बुरी लगीं। उसने सोचा, मेरी मम्मी के बारे में ऐसी बातें ये कैसे कर सकते हैं? माना कि मेरे व्यवहार से नाखुश हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी मम्मी के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करें। और उसने फोन काट दिया। 2-3 दिन निकल गए। विराज ने अनीता से बात करने की कोई कोशिश नहीं की, लेकिन अनीता की यादें एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थीं। दिन भर ऑफिस में बहुत व्यस्त रहता, फिर भी अनीता के जाने से उसके अंदर जो खालीपन था वह कभी नहीं भरता था। और रातें तो इतनी लंबी थीं कि कांटे नहीं कटती थीं। अनीता से बात भी नहीं हो पा रही थी। असहाय हो गया, कब तक बिना सोए रह सकता था। पिछले कुछ दिनों से एक पेग लेकर ही वह सो पाता था। अनीता को अपने पापा के घर आए 1 सप्ताह से ऊपर हो गया था। वह भी विराज की याद में रात दिन बेचैन रहती थी। हर समय विराज का चेहरा उसकी पलकों को घेर कर बैठा रहता था। लेकिन जब तक विराज खुद आकर सारी बातें क्लियर नहीं करता, उसका दर्द मिटने वाला नहीं था। मम्मी और भैया उसे एलएलएम की कोचिंग ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे। उस घर में पापा के सिवा कोई भी उससे विराज की बातें नहीं करता था। एक दिन अनीता और उसके पापा घर में अकेले थे। पापा ने उसे अपने पास बिठाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, आगे के लिए क्या सोचा है बेटा? अनीता ने बस नाम में सिर हिला दिया, बोल कुछ नहीं पाई। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थीं। पापा ने उसे समझाते हुए कहा, बात को ऐसे छोड़ देने से कोई समस्या हल नहीं होती बेटा। समस्या बड़ी हो या छोटी, बात करने से ही हल होती है। कब तक भागती रहोगी अपने आप से? अनीता ने कहा, पापा भैया और मम्मी ने अभी विराज से बात करने के लिए मुझे मना किया है। पापा बोले, अनीता तुम बड़ी और समझदार हो और फिर पेशे से एक वकील हो। अपनी जिंदगी का इतना महत्वपूर्ण फैसला तुम दूसरों पर कैसे डाल सकती हो? अनीता ने कहा, पापा मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। पापा ने कहा, विराज से बात करो बेटा। अनीता बोली, हिम्मत नहीं होती पापा। मैंने तो यह नहीं सोचा था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। पापा ने कहा, बेटा एक बात बताओ, तुम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार तो है ना? अनीता ने कुछ सच सकुचाते हुए कहा, पापा इतना सब होने के बाद भी मैं विराज के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। और विराज? पापा ने पूछा। मैंने तो यही समझा था कि वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अनीता ने मायूसी से कहा। अनीता के पापा बोले, तो फिर बेटा, शादी के बाद जिन कीमती पलों को तुम्हें साथ गुजारना चाहिए था, उसे तुम दोनों अकेले अकेले क्यों काट रहे हो? ये कौन सा प्यार है जिसमें रत्ती भर भी विश्वास नहीं है? अनीता ने गहरी पीड़ा से भरकर कहा, विश्वास है पापा, लेकिन विराज और मेरे जीवन की पहली ही रात
एक बुरे हादसे की तरह गुजरी है, जो मेरे दिल पर गहरे जख्म दे गई। चाह कर भी मैं वह सब नहीं भूल पाती। ये कहकर वह सिसकने लगी। पापा ने उसका सिर अपने कंधे से लगा लिया और बोले, बेटा, समय बहुत बड़ा मरहम होता है, जो गहरे से गहरे जख्म को भी भर देता है। बस अपने प्रेम पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। इधर लखनऊ में अपनी हवेली में बैठे हुए सहदेव जी सोच विचार कर रहे थे कि कामनी और अनीता की मम्मी तथा उसके भैया के गुस्से और अभिमान के आगे एक बार फिर मेरा बेटा अपना प्यार खो देगा। इन लोगों के कारण यदि उसकी जिंदगी में दोबारा तलाक हुआ तो वह पूरी तरह से टूट जाएगा और कभी नहीं संभल पाएगा। उनका इस समय विराज से बात करना बहुत जरूरी है। उन्होंने ड्राइवर से कहकर गाड़ी निकलवाई और सीधे लखनऊ विराज के बंगले पर पहुंच गए। रात में विराज घर लौटा तो पापा को अपने घर में देखकर चौंक गया। पापा का पैर छूते हुए बोला, पापा आप कब आए, मुझे बताया ही नहीं। सहदेव बोले, अपने बेटे से मिलने के लिए मुझे सोचना थोड़े ही पड़ेगा, बस मेरा मन किया तुमसे मिलने का तो आ गया। विराज ने पापा की ओर प्यार से देखते हुए कहा, अच्छा किया पापा आप आ गए, मैं भी बहुत अकेला फील कर रहा था। बस मैं 2 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ, फिर खाना खाते हैं। सहदेव ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। दोनों पिता पुत्र ने साथ बैठकर डिनर खाया। थोड़ी देर के लिए वो लॉन में टहलते हुए बिजनेस की और नौकरी की हल्की फुल्की बातें करते रहे। फिर विराज ने कहा, पापा आप थक गए होंगे, चलिए आराम कीजिए, मैं भी आपके ही बेडरूम में चलता हूँ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। सहदेव की नजरों से बेटे के आंखों की नमी और दिल की उदासी छुपी नहीं रह सकी। पिता का वश चलता तो एक पल में ही दुनिया की सारी खुशियां और सुकून अपने बेटे के कदमों में डाल देते, पर दिल की खुशियां पैसे से कहाँ खरीदी जा सकती हैं। दोनों बेडरूम में चले गए। सहदेव आराम से बेड पर बैठ गए और विराज उनके सामने ही एक काउच पर बैठ गया। विराज ऊपर से तो बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके मन में भारी उथल पुथल मची हुई थी। सहदेव ने बेटे के मन का हाल बिना कहे ही समझ लिया और विराज से पूछा, बेटा तुम्हारी अनीता से बात होती है? विराज ने ना में सिर हिला दिया, मुंह से ना बोल सका। सहदेव ने कहा, आपने कॉल नहीं किया था? विराज बोला, किया था। अनीता ने फोन नहीं उठाया? पापा ने पूछा। विराज ने कहा, ऐसी बात नहीं है पापा। सहदेव ने बेचैनी से पूछा, फिर कैसी बात है बेटा? ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने में कोई समझदारी नहीं है। गलती तुम्हारी ओर से हुई है तो अनीता को मनाने के लिए तुम्हें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। विराज ने निराशा से कहा, पापा बात तो सुलझाने की कोशिश तभी करूंगा ना जब अनीता से बात हो पाएगी। अनीता का फोन उसके भैया ने अपने कब्जे में ले रखा है। जब भी बात करने की कोशिश करता हूँ वह गुस्से में अनाप शनाप बकने लगते हैं। उनके मन में तो रिश्तों की कोई मर्यादा ही नहीं है। पता नहीं क्या चाहते हैं। सहदेव ने कहा, तुम अनीता के पापा को फोन लगाकर अनीता से बात कर सकते हो। विराज अपनी नजरें नीची करके कहने लगा, हिम्मत नहीं होती पापा, उनसे कैसे बात कर पाऊं। उन्होंने पूछ लिया कि मेरी बेटी को खुश रखने की सौगंध खाकर ले गए थे और एक दिन की भी खुशी उसे नहीं दे पाए। कहते कहते विराज की आंखें छलक आई। सहदेव ने विराज को अपने पास बुलाकर बिठा लिया और उसका हाथ पकड़कर समझाने लगे, बेटा रिश्तों में दरार आने लगे तो उसे समय के हाथों नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि तुरंत अपने प्यार से उस दरार को भरने की कोशिश करना चाहिए। तुम खुद दिल्ली जाओ, अनीता के घर जाकर उससे मिलो, माफी मांगो, उससे और उसके माता पिता से भी। विराज ने हिचकिचाते हुए कहा, बहुत मुश्किल है पापा, पता नहीं वो लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। सहदेव ने कहा, गलती की है तो थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। विराज थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, पापा मुझे ऑफिस के काम से 1 सप्ताह के लिए दिल्ली में रहना है। कोशिश करूंगा कि घर से बाहर कहीं पर अनीता से मिलूंगा। सहदेव ने हंसते हुए कहा,
वो तुम्हारी पत्नी है, प्रेमिका नहीं है। पत्नी जब मान करके बैठी होती है, तो उसकी मर्यादा का ख़्याल रखना चाहिए। उसके घर जाओ, उसके घर वालों को भी कन्विंस करो और अपनी पत्नी को प्यार से मना लो। औरतों का दिल बड़ा कोमल होता है। सच्चा प्यार मिले तो जल्दी ही पिघल जाता है। विराज ने कहा, ठीक है पापा, मैं अगले हफ्ते ही दिल्ली जा रहा हूँ। सबसे पहले अनीता से ही मिलूंगा। एक सप्ताह बाद दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही विराज ने अनीता के पापा को फोन लगाकर कहा, पापा जी मैं दिल्ली आया हूँ, थोड़ी देर में आपके घर पहुँच रहा हूँ। विराज के ससुर जी ने कहा, मोस्ट वेलकम बेटा, आपका ही घर है, बेफिक्र होकर आ जाओ, मैं हूं ना यहाँ। विराज ने होटल में जाकर चेक इन किया और एक टैक्सी पकड़कर अनीता से मिलने गुरुग्राम चल पड़ा। विराज मन ही मन सोच रहा था, इतने दिन मुझसे दूर रहकर अनीता भी मुझसे मिलने के लिए व्याकुल होगी। घर के गेट पर पहुंचते ही उसकी नजरें खुद ब खुद बालकनी की ओर उठ गईं। उसे आशा थी कि शायद अनीता बालकनी में खड़ी उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन उसकी निगाहें वहां से निराश होकर लौट आईं। अपने मन को तसल्ली देते हुए उसने कहा, थोड़ी देर और इंतजार करो विराज। बैठक में ससुर जी उसके इंतजार में बैठे थे। आगे बढ़कर बड़े प्यार से विराज को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। विराज ने कहा, पापा जी मैं अनीता से और आप लोगों से माफी मांगने आया हूँ। गलती मेरी ही है कि मैंने आप लोगों के मन को इतनी तकलीफ पहुंचाई। ये कहते हुए विराज की बेचैन निगाहें अंदर की ओर जाने वाले दरवाजे पर टिकी हुई थीं। हर आहट पर उसका दिल धड़क उठता था कि अब अनीता को मैं देख पाऊंगा। उसकी बेसब्री उसके ससुर जी भांप चुके थे। उन्होंने साफ साफ सारी सच्चाई विराज को बताते हुए कहा, बेटा इस समय घर पर मेरे अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि अनीता आज अपनी एलएलएम की कोचिंग की ट्रायल क्लास लेने गई है। विराज आश्चर्य से अपने ससुर जी की ओर देखते हुए बोला, अनीता यहाँ पर कोचिंग कैसे ज्वाइन कर सकती है पापा जी? मैंने तो लखनऊ में उसकी कोचिंग का सारा इंतजाम कर लिया है, क्योंकि मेरी पोस्टिंग तो लखनऊ में है। फिर अनीता दिल्ली में रहकर कोचिंग कैसे कर पाएगी? ससुर जी ने कहा, अनीता बहुत स्ट्रेस में थी, बस रोती रहती थी, इसीलिए उसके भाई ने ही उसे कोचिंग ज्वाइन करने का दबाव बनाया है। और जब अनीता की मम्मी ने ये सुना कि तुम घर आ रहे हो, तो वह सीधा अनीता के पास गईं और उसे कोचिंग से लेकर मार्केट चली गईं, क्योंकि वे लोग अनीता से तुमको मिलने नहीं देना चाहते बेटा। विराज ये सुनकर निराश हो गया कि अब वह आज भी अनीता से नहीं मिल पाएगा। विराज की निराशा और उदासी उनके ससुर की अनुभवी आंखों ने पकड़ लिया था। वह सोचने लगे कि लड़का अच्छे दिल का है, इसीलिए बार बार माफी मांग रहा है। वरना आजकल तो ऐसे लड़के भी हैं कि बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं और माफी मांगना तो दूर, पत्नी के घर वालों पर धौंस भी जमाते हैं। थोड़ी देर बाद विराज उठकर जाने लगा तो अनीता के पापा ने कहा, बेटा मैं आज ही आपसे अनीता की बात करवाऊंगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जहाँ चाह होती है वहाँ कोई ना कोई राह भी निकल आती है। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। विराज अनीता के घर से बाहर निकला। अब वह पूरी तरह से हताश था। अपने ही विचारों में उलझा हुआ सड़क पर चला जा रहा था। उसे याद भी नहीं था कि किस दिशा में जा रहा है। उसका दिल रो रहा था और बार बार आंसुओं से उसकी आंखें धुंधली हो जा रही थीं। अचानक एक जोरदार गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज आई। इसके बाद उसे कुछ होश न रहा। एक तेज रफ्तार कार उसे जोरदार टक्कर मारकर वहां से भाग चुकी थी। इधर थोड़ी देर पहले अनीता एक रेस्टोरेंट में अपनी मम्मी के साथ बैठकर कॉफी पी रही थी, लेकिन अचानक ही उसे बड़ी बेचैनी होने लगी। उसने अपनी मम्मी का फोन लेकर पापा को कॉल करके कहा, पापा आप घर पर ही हैं ना? पापा ने कहा, हाँ बेटा, तुम कहाँ हो? अनीता बोली, घर से थोड़ी ही दूर एक रेस्टोरेंट में मम्मी के साथ कॉफी पी रही हूँ। मम्मी का मन था कि आज यहीं से कॉफी पीते हैं, फिर घर चलेंगे। आगे अनीता ने कहा, पापा आप ठीक तो हैं ना? पापा ने कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हो?
अनीता ने कहा, पता नहीं पापा, मुझे बड़ी बेचैनी सी हो रही है। आप घर पर अकेले हैं, इसलिए मैंने आपको फोन लगा लिया। पापा ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए धीरे से कहा, अनीता, विराज तुमसे मिलने घर आया था। पल भर के लिए अनीता की आवाज बंद हो गई थी, ऐसे कि जैसे मानो उसकी सांसें ही रुक गई हों। उसने कहा, कब? उसकी आवाज में बड़ा दर्द था। पापा ने कहा, बस अभी कुछ मिनट पहले ही यहाँ से गया है। अनीता ने कहा, मुझे क्यों नहीं बताया पापा? पापा बोले, तू उससे मिलना ही नहीं चाहती, तो तुझे बताने से क्या फायदा? अनीता ने तड़प कर कहा, किसने कहा कि मैं विराज से मिलना नहीं चाहती? और खामोश हो गई। पापा ने कहा, बेटा जल्दी से घर आ जा। हो सकता है विराज आस-पास ही कहीं खड़ा होकर तेरे आने की राह देख रहा हो। यह सुनकर कि तुम घर में नहीं हो, बहुत उदास और निराश होकर यहाँ से गया था। उससे मिल लो बेटा। अनीता ने जल्दी से उठकर कॉफ़ी का पेमेंट किया और मम्मी से बोली, मम्मी जल्दी से घर चलो। मम्मी पूछने लगी कि अनीता क्या बात है, लेकिन उनकी पूरी बात सुने बिना ही वह जल्दी से कार में बैठ गई और गाड़ी स्टार्ट कर दिया। उसकी मम्मी भागते-भागते उसके पीछे आईं। कार में बैठकर वह अनीता से पूछे जा रही थीं, लेकिन उसे तो इस समय विराज के अलावा और किसी बात का होश ही नहीं था। वह अपने कान्हा जी से प्रार्थना कर रही थी, प्लीज़ कान्हा जी, विराज को वहीं रोक कर रखना, मैं आती हूँ। अनीता ध्यान से इधर-उधर देखते हुए गाड़ी चला रही थी। एक जगह पर बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी, इसलिए जाम लगा था। उसकी गाड़ी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक पुलिस वाले को देखकर अनीता ने पूछा, सर इतनी भीड़ क्यों है? पुलिस वाले ने कहा, एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत घायल है। अनीता ने घबरा कर पूछा, कौन है वो? कैसे एक्सीडेंट हो गया? पुलिस वाले ने कहा, कौन है ये तो नहीं मालूम, और लोग देखकर सड़क पर नहीं चलते, तो कोई कार वाला ठक्कर मारकर चला गया। जाने क्यों अनीता का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ने से रोक रही है। वह कार से उतरने को मजबूर हो गई। उसने कार एक किनारे लगाई और आगे बढ़ने लगी। उसकी मम्मी पीछे से आवाज लगा रही थीं, लेकिन वह सीधे भीड़ में घुसती चली गई। उसने देखा कि एक अच्छी कद-काठी के आदमी को पुलिस वाले उठाकर एम्बुलेंस में डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसका सिर अनीता की ओर था। उन बालों को और विराज के होने के एहसास को वह कैसे नहीं पहचान सकती थी। वह जोर से चिल्लाई, विराज! उसकी दर्द भरी चीख भीड़ को चीरती हुई चारों ओर गूंज गई। पुलिस वाले जहां थे वहीं रुक गए थे। अनीता पल भर के लिए लड़खड़ा गई थी, लेकिन किसी ने उसे पकड़कर संभाल लिया। उधर विराज की उखड़ती सांसों ने भी अनीता की चीख को महसूस किया। उसकी सांसें रुक रही थीं, आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन अपनी डूबती हुई आवाज से उसके मुंह से एक नाम निकला, अनीता। दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। क्या अनीता को हमेशा के लिए अकेला छोड़कर विराज इस दुनिया से चला गया, या अनीता अपने विराज को बचा पाई? ये जानने के लिए इस कहानी का अगला पार्ट अवश्य देखें। मेरी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कर दें, तथा ऐसे ही और मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।